हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है ओडी का। ठीक है ना। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले पेज पर गणेशायन हमें करते हुए टॉपिक का नाम डालेंगे आप लोग सारे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, देखिए सबसे पहली बात ये है ना, जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ो ना, उसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना ना। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो, नहीं, दम लगा के पढ़ना है जो भी पढ़ना है वो। तो सर, हमारे पास में इसका जो वेटेज रहता है हमारा जैम में, वो 10 से लेकर के 14 मार्क्स ऑन एन एवरेज रहता है। 10 मार्क्स का भी आ सकता है और 14 मार्क्स तक ही वेरी कर सकता है। ठीक है ना, ये इसकी मार्किंग स्कीम रहेगी। 2023 में 10 मार्क्स का आया था और उस 10 मार्क्स में से 4 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के थे और जो 2 क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे। इसमें ना मैंने क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन भी किया है, वो शायद आपके पास में कल आ जाएगा। ओडी में हमारे पास में टोटल जो क्वेश्चन थे वो 6 थे इस बार 2023 में। अगर आपके हाथ में पेपर लगता है तो आप लोग चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी तो आप लोग बता ही नहीं पाएंगे ना कौन सा क्वेश्चन ओडी का है, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो हमें क्या करना है, पहले चीजों को सीखना है। ठीक है ना, यहाँ फालतू का ज्ञान हम लोग देंगे नहीं। ऐसे नहीं कि बगैर मतलब की बातें करेंगे कि 2+2 = 4 ही क्यों होता है, वो चीजों पे हम लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऑथेंटिक बातें होंगी यहाँ, जो भी होगा वो। कई बार नहीं, बच्चों की गलती नहीं है, वो भी मौज मस्ती के मूड में कई बार पूछ लेते हैं कि सर ये क्या होगा। फिर मेरा आंसर बहुत डेंजर रहता है उनके लिए, फिर वो झेल नहीं पाएंगे आंसर को। तो काम कीजिए आप लोग अच्छा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्राउड फील हो। ठीक है ना, और जो भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऑप्ट करते हो ना, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। कल भी मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलूंगा। मुझे पता नहीं तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। और दूसरी बात, जो लास्ट ईयर जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे, जो अब वापस टारगेट बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना, अपने नोट्स स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना। बिल्कुल स्टार्टिंग से नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि चीजों में विभिन्नताएं होंगी। लास्ट ईयर के नोट्स में कॉपी पेस्ट नहीं कराऊंगा यहाँ, सुन लेना आप लोग। हो सकता है कि इंट्रोडक्शन क्लास के नोट्स हमारे पास में सेम हो, लेकिन थ्रू आउट सेम नहीं होगा। दूसरी बात, जो हमारे पास में जो लास्ट ईयर फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे, अब वो टारगेट बैच में जो आ चुके हैं, उनके लिए मैं किताब बताऊंगा, बाकी को किताब नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, और करना क्या है तुम लोगों को, केवल थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है ना, डीपली पढ़ना है। पढ़ने में और डीपली पढ़ने में डिफरेंस होता है, मैं पहले बता दूं आपको। कल भी मैंने बोला था ना आपको, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैं आज भी एक पेज पढ़ता हूं ना, उसको प्रॉपर टाइम दो आप लोग। मैं देता हूं आज भी 2 से 3 आवर्स। मुझे पता है कि मेरे ये पेज रटा हुआ है, पता है मुझे, और होता है, लेकिन फिर भी टाइम देना पड़ता है। ये रूल है मैथ्स का भाई। जब भी आप लोग किसी एक पेज को पढ़ोगे, ये मैथ्स का क्या, सभी सब्जेक्ट का रूल होगा। आप एक पेज को जितनी बार पढ़ोगे ना, उसमें से उतनी ही चीजें बाहर निकल के आएंगी तुम्हारे सामने। क्लासिफिकेशन तुम्हें करना है कि कैसे उसको अरेंज करोगे आप लोग। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है रीड कर रहे हो, बस रीडिंग लगा रहे हो, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, मालूम चला क्वेश्चन पूछ लिया, मालूम चला पता ही नहीं है 1 आवर्स के बाद ही। वो ऐसे नहीं पढ़ना है हमें। टाइम दो और अच्छे से दो। मैंने आपको बोला था कि हम स्टार्टिंग के 9 से 10 दिन केवल ओडी पढ़ेंगे, और इन 9 से 10 दिन में हम ओडी का 35 से 40% पार्ट कवर अप कर लेंगे। उसके पश्चात हम लोग इसके पैरेलल में कैलकुलस चलाएंगे। और अगर हम लोग 1 आवर 30 मिनट अगर ओडी पढ़ते हैं,
तो हम लोग 1 आवर 30 मिनट हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा ना वो कैलकुलस की ओर रहेगा ज्यादा इस बार, ध्यान रखना। सभी सब्जेक्ट पे रहेगा उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैलकुलस पे मेनली रहेगा इस बार, ठीक है नहीं बात? क्योंकि ये जो 2023 का पेपर था इसमें चीजें बहुत आसान थी। लास्ट ईयर 2022 में जहां आप ये मान के चलेगा कि 130 135 150 रैंक आ रही है, वो इस बार 1000 प्लस हो गई। अब ये किस पे डिपेंड करता है? पेपर के लेवल पे ना, सीधी सी बात है। तो चीजों को अरेंज करके चलना है, अच्छे से पढ़ना है, नॉलेज के साथ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। हालांकि हम लोग सिलेक्शन के लिए काम सभी करेंगे, अच्छे रैंक के लिए भी आप लोग अच्छे से काम करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं बाई चांस अगर ऐसा ना करे, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप लोग बेकार नहीं हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन पढ़ना है। ऐसा नहीं है सर ने तो बोल ही दिया बगैर पढ़े भी हम लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? चीजों को सीखना है और सीखते हुए आपको चलना होगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ओडी, हमारा ये हमारे पास में 10 से लेकर के 14 मार्क्स ऑन एन एवरेज रखता है। 10 मार्क्स से 14 मार्क्स तक ये वेरी कर सकता है जेम के पेपर में। 2023 में 10 मार्क्स का आया था, उससे पहले ये शायद 12 या 13 मार्क्स का आया था, ठीक है ना? कल मैंने आपको 5 साल का डाटा लिखाया था, वहां 2023 का नहीं था, 2023 को मैं पर्सनली बताऊंगा यहाँ, क्लियर? तो सर हम लोग है ना ओडी को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। हम लोग ओडी को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभी तो यहां से इस टॉपिक को तो हटा दो, बाकी ये लिख लो बस। ये हमारा टॉपिक रहेगा इस बार का, ठीक है? अब इसमें हमारे पास में क्वेश्चन सिंगल करेक्ट से भी आ सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट से भी आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आ सकते हैं। आप लोग ये विश्वास रखिएगा, और जनरली ऐसा होता है, मुझे पता है, मैं देखता हूं जो पेपर या जो टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ना वो बच्चों का सबसे स्ट्रोंग रहता है। इसीलिए मैं रियल पहले स्टार्ट करूंगा इस बार। रियल में कैलकुलस आती है हमारी, ध्यान रखना। इसलिए ओडी के साथ साथ हमारा रियल चलेगा। ओडी में इसलिए कर रहा हूं स्टार्ट क्योंकि स्टार्टिंग के 8 से 9-10 दिन में बच्चे अगर कनेक्ट होता है तो उसको दिक्कत नहीं आती है, वो आराम से सीख सकता है, समझ सकता है चीजों को। लेकिन अगर हमने ऐसा थ्योरेटिकल पेपर पढ़ा दिया तो वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है समझ नहीं आएगा, समझ तो आ ही जाएगा, वो मुझे पता है कैसे आवाना है। हम लोग ओडी 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन हो सकती है, उससे पहले वेरिएबल्स कांस्टेंट के बारे में चर्चा कर सकते हैं हम लोग कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना? उसके पश्चात हम लोग सर जी उसका सॉल्यूशन के बारे में, उससे पहले हम ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री नाम सुना होगा। उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप पे चर्चा कर सकते हैं हम लोग, है ना? वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन में होगा। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उनके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन का नेचर। पता है मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम लोग बीएससी करते हैं तो हमारी सबसे गंदी आदत रहती है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, पढ़ाने वाला ऐसा ही पढ़ाएगा, मैं भी ऐसा ही पढ़ाता हूं। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम लोग केवल वहां उसको प्रॉपर मेथड से सोल्व करते हैं, ये जानते हैं ना हम लोग। उसका सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, किस तरह का बिहेवियर रख रहा है, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। यहां पर जो आप बीएससी में जो जहां तक छोड़ते हो ना वहां से हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे। हम लोग बीएससी में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, या सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करेंगे, सॉल्यूशन का नेचर के लिए काम करेंगे।
बाउंडेड है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कैसा बिहेव कर रहा है, x टेंड्स टू 0 पर कैसे कर रहा है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, पीरियोडिक है, ठीक है ना, किस तरह का उसका बिहेवियर होगा। और जो y जो फंक्शन आएगा वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी वो रखेगा हमारा, हमें वो देखना है स्पेशली, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के टाइप, किस तरह से वो आता है सॉल्यूशन, मतलब मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो कैसे भी आ जाए बस हमारे पास। इंटरेस्ट किस में लेंगे, वो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा ना उसका आचरण कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी रखेगा, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, किस टाइप की प्रॉपर्टी रखेगा, x टेंड्स टू 0 पर y कहां जाएगा, उस प्रकार की प्रॉपर्टी हमारे पास में जो भी होगी हम लोग उसके लिए काम कर लेंगे वहां, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड टॉपिक होता है। सेकंड टॉपिक में आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सुनी होगी, बर्नौली सुनी होगी, एग्जैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण, वो भी आपने सुना। सर जी एग्जैक्ट में आपने एक वर्ड सुना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक, बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहां पे उसका। टॉपिक नंबर फर्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके सॉल्यूशन के टाइप हैं बस, ऑर्डर डिग्री से भी कई बार वो एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी सीयूटी का एक एग्जाम लगता है, ठीक है ना, जेम के जैसा ही सीयूटी में ऑर्डर डिग्री का सवाल आना कॉमन है, वो आता रहता है, ठीक है। टॉपिक नंबर सेकंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के नेचर पे रहेगा कि कैसा है कैसा नहीं है, ये बात क्लियर। टॉपिक नंबर थर्ड हमारा रहेगा ट्रेजेक्टरी ना, ट्रेजेक्टरी रहेगा हमारा। ट्रेजेक्टरी क्या होता है हिंदी में, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब बता दिया जाएगा, अभी बस हम लिख के छोड़ देंगे उसको, हम हिंदी के लिए काम नहीं करेंगे, मैं पहले बोल दूं, हम टोटली इंग्लिश में लिखेंगे और पढ़ेंगे। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम भी अंग्रेज नहीं है, लेकिन पढ़ाना हमारी मजबूरी है, इंग्लिश में चीजें अच्छे से समझ आएंगी ये गारंटी मेरी है। और सर जी टॉपिक नंबर 4 हमारे पास में होगा हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें यूलर कोशी आ सकता है, रॉन्स्किन के बारे में चर्चा हो सकती है, और आपने अगर पढ़ा हो तो सीएफ और पीआई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकलन। आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं बता दूं कि कई बार एग्जामिनर है ना जेम के पेपर में सिंपली आपने ऐसा पीआई पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, 1/d² प्लस a² cos ऑफ ax पढ़ा है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है डायरेक्ट, या तो ये पूछ सकता है आपसे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, या इसका नेचर जो भी होगा उसके बारे में ले सकता है, किस टाइप का ये नेचर रखेगा, किस प्रकार की प्रॉपर्टी रखेगा अपनी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मोस्टली जो काम करना है वो हमें करना है 25 लेक्चर तक मैक्सिमम, हालांकि 25 लेक्चर में होने नहीं दूंगा, ये 25 लेक्चर हमारे पास में 1.5 आवर्स के, 1.5 आवर्स के 25 लेक्चर, तो आप लोग अप्रोक्सीमेट मान के चलो 44-45 आवर्स के समथिंग हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी क्लास ज्यादा रहेगी तो जल्दी कवर अप हो जाएगा, लेकिन अच्छे से सीखना है, बुक परचेज नहीं करनी है। हाँ एक बात सुन लीजिए आप लोग, एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, प्ले विद ग्राफ हरियंत की बुक आती है, आप किसी भी ऑथर के ले सकते हो, अमेजोन पे वहां सर्च करना आप लोग प्ले विद ग्राफ बुक अरियंत की, आप लोग परचेज कर लीजिएगा, उसको पढ़ना है, उसको ऐसा नहीं उसको मंगवा लिया और मालूम चला अभी उसकी पन्नी नहीं है हम लोगों ने, नहीं, पूजा नहीं करनी है उसकी, पूजा करने के लायक बनाना है, ठीक है ना।
उसको पढ़िए और अभी मंगा लीजिए, आज ही मंगा लीजिए। मैं तो ये कहता हूं जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना तो मैं इसमें जितने भी फंक्शन आएंगे, जितने भी डायग्राम आएंगे, जितने भी रेंज आएंगे, जितने भी डोमेन आएंगे, सब कुछ एक एक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है तो सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। सिखा तो मैं वैसे भी दूंगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ना, अच्छा हमने ये वहां पढ़ा है, तो उससे क्या कनेक्टिविटी बन जाएगी। और अगर चीजों में अगर कनेक्टिविटी बन के अगर आपने बना के अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए ये ओडी चाहे पहला लेक्चर ले लो आप, चाहे लास्ट का लेक्चर ले लो, सेम लगेगा। कनेक्शन चीजों में करना बहुत जरूरी है। कहां से लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की प्रॉपर्टी है। हम लोग टॉपिक नंबर 4 में टॉपिक नंबर 1 की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। और वही हमें सीखना है मेनली। और दूसरी बात मैंने कल लास्ट क्लास में भी बोला था इंट्रोडक्शन में, हमें सवाल है, हमें उसके आंसर के लिए काम नहीं करना है। उसके लिए तो सभी करते हैं। हमें काम करना है जो गलत है वो क्यों है, किस कारण से है, वो हमें ढूंढना होगा। आप लोग गलत क्रॉस कर दीजिएगा कि सर ये गलत हो गया, ये इसका कारण ये है, प्रॉपर कारण दीजिए उसका। ये ऑप्शन इस वजह से गलत हुआ है। और ऑप्शंस को गलत साबित करने के लिए आपके पास में चाहिए होंगे काउंटर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल जो उस बात को सत्य साबित कर दे। और काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम में हैंड टू हैंड बनाना वो तो आप लोग छोड़िए, वो तो कई बार टीचर नहीं बना पाते भाई। जब आंसर की प्रोवाइड करते हैं ना, तो ऐसा क्या सोच रहे हो तुम लोग 3 आवर्स में दे देंगे क्या? वो पूरा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर पहले वो खुद पढ़ लिया, सोल्व कर लिया, बाकी आकर के 3 क्या वो 1.5 में भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। वो तो आप भी कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको 3 आवर्स मिलेंगे ना, वह 3 आवर्स आपको बहुत कम लगेंगे, लेकिन घर पे आगे करो, क्योंकि हम लोग घर पे रिलैक्स हो जाते हैं। वो आप लोग 3 आवर्स के पेपर को अगर सब कुछ आता है तो भी 3 आवर्स नहीं लगाओगे तुम लोग, मुझे पता है नहीं लगाओगे। कोई चीज है, टीचर जब आंसर की बनाएगा उसका माइंड रिलैक्स है भाई, उसको टेंशन ही नहीं है किसी चीज की, कि टाइम की टेंशन है, क्या है, टाइम बाउंडिंग है, कोई नहीं है, आराम से देगा रेस्पॉन्स अपना। अभी आपको वही चीजें सीखनी है, ठीक है ना। और ये चीजें काउंटर एग्जांपल जब भी मैं दूंगा उसको साइड में लिख लो। हमारा क्वेश्चन लेफ्ट में चलता रहेगा। मैंने बोला कि ये एग्जांपल, ये ऑप्शन इस वजह से गलत है, इसका कारण ये है, उसको साइड में लिख लो कारण को। जब आप लोग पढ़ोगे खुद से तो मालूम रहेगा कि सर ने बताया था ये इस वजह से गलत है। 1 बार या 2 बार देखने की आवश्यकता है, उसके बाद में वो काउंटर एग्जांपल आपको याद हो जाएगा। अगर बनाने की पावर है, क्षमता है, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलेगा। तो सर यहां से हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टॉपिक नंबर 1 मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में यहां बातचीत होगी, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर डिग्री के बारे में बातचीत होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बातचीत होगी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बातचीत होगी। और इसके अलावा छोटी मोटी बातें जो आएंगी वो। ये हमारा टॉपिक नंबर 1। सर टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर हमारे पास में 2 डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।
FOFD, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसका नाम हम लोग FOFD रख रखा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना और उनके सॉल्यूशन का बिहेवियर चेक करना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये तो खैर सभी में आएगा। हम लोग यहां एग्जैक्टली जो सीखेंगे वो हमारे पास में मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, जैसे बीएससी में पढ़ते हैं वैसे नहीं करेंगे। सॉल्यूशन तो मैं उड़ा दूंगा, ध्यान रखना, साफ साफ बोल रहा हूं, उड़ा दूंगा। हमें सॉल्यूशन कैसे आया उससे मतलब नहीं है, क्या आया उससे मतलब है, ठीक है। सर जी हमारे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी इसके अंदर। सर हमारे पास में टॉपिक नंबर 3 ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी हमारे पास में। सर जी हमारे पास में टॉपिक नंबर 4, मेरे पास में यहां डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, इसमें जो जितना बचा हुआ मैटर है सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में वो सुनिए, काम की चीज वो है कि सवाल कहां से क्या आएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेजेक्टरी हमारा मुश्किल से 2 या 3 क्लास का है, और आसान भी है, और टॉपिक नंबर फर्स्ट भी आसान तो सब है। तो हम लोगों के सबसे गंदी आदत है, जो हमें सबसे अच्छा लगता है ना, हम उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। जो तुम्हें आता है ना, जो क्वेश्चन तुमसे एक बार सोल्व हो गया ना, वो आधी रात में उठ के देख लेना, वो सोल्व हो जाएगा। हमें काम उन क्वेश्चंस के लिए करना है जिनमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, ठीक है ना। ये हमारे पास में टॉपिक है 4, मैं बताऊंगा कैसे हमें पढ़ना होगा। ये 4 टॉपिक है, पहले इनके नाम लिखिए, उसके बाद में हम लोग आगे काम करते हैं। लिखने के लिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखना, साथ के साथ मत छापना, क्योंकि ये जो आदत है ना इसको चेंज कर लेना। ये जो जैम का जो बैच है ये छापने के लिए नहीं है, ये सुनने के लिए है कि आपकी खोपड़ी में कितनी चीजें कैप्चर हो रही हैं, ठीक है ना। छापने के लिए कुछ नहीं है यहां, छापने के लिए तो मैं इस बोर्ड की पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, वहां से लिख लेना। सुनने के लिए काम करो ज्यादा, और बैठ के सुनो जितना सुन सकते हो, ठीक है ना। लिखा हुआ तो काम आता ही आता है, वो तो हमें पता है, वो तो हमारा मेन मोटो रहेगा, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल करना, ये अगर है तो तुम्हारे पास, नहीं है तो बनाएंगे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, जैसे मान लो हम लोग कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं, मान लो हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट ओडी का ही कर रहे हैं, और टॉपिक नंबर फर्स्ट का ही कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन का, ऑर्डर एंड डिग्री का, मेरे पास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी का कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास में 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितने हैं 10। नौ और 10, मान लो आपके पास में 10 क्वेश्चन है। आपने क्या किया सुनिएगा, आपने क्लास ली, थ्योरी नोट्स पढ़े, अच्छे से पढ़े, और आपने उसके पश्चात ये सीट सोल्व करना स्टार्ट किया, असाइनमेंट। बगैर जोर आए, बगैर मेहनत करे, आप इन 10 में से 4 सवाल आपको देखते ही आ गए। ऐसा नहीं सर थ्योरी में पढ़ लिया वहां से आंसर याद हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आंसर याद नहीं करना है। मैं बता दूं, हमारी सबसे गंदी आदत होती है बचपन से ही,
मैं मेरी बता देता हूं। जब हम लोग 6वीं या 7वीं क्लास में होते हैं और मान लो हमारे बड़े भाई बहन ये पिताजी हमसे सवाल करवाते हैं, तो हमारा एक ही मोटो रहता है, बस कैसे भी करके आंसर मालूम चल जाए। ला तो हम देंगे, कैसे आएगा। ऐसा नहीं होता था। दीदी से भाई से बोलते हैं कि बस एक बार आंसर बता दे, केवल आंसर देखने से हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। मेरा तो ये था, वो सभी का होता है जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है ना। वो बचपना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या वहां पर जो लेवल है टीचर का वो उस तरह का होगा, ठीक है ना। तो हमें वैसे काम नहीं करना है, और आंसर तो तुम्हारे सामने है, तुम्हें करना क्या है। ऐसी भी एग्जाम जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर तुम्हें पता है, अब ढूंढना है कौन सा उसी में पसीने आते हैं बस, है ना। एक तो कमाल की बात है। लेकिन 60 में से 40 ही ऐसे मिलेंगे हमें, 20 में तो हमें प्रॉपर आंसर लाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो जो हमारी उस प्रकार की जो रणनीति बनी हुई है ना, कि बस भैया या बहन एक बार बस आंसर बता दे, फिर छोड़, वो कैसे आएगा वो हमें पता है, आ जाएगा ये गारंटी है ठीक है ना। ऐसा होता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ भी होगा, और फिर चांटे भी पड़े होंगे नहीं। तो उस तरह की चीजें हमें नहीं देखनी है। अगर 10 में से 4 क्वेश्चन केवल, और जो ऐसे क्वेश्चन जो आपने थ्योरी नोट्स में पढ़े ही नहीं है, ये मेरे द्वारा असाइनमेंट करने से पहले आपका और मेरा उनसे कोई तालमेल नहीं हुआ, मैंने कुछ बताया नहीं उनके बारे में, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट 4 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, उनको उड़ा दो, अगली बार उनको नहीं करना है। मान लो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 5th हो गया, 7th हो गया और 10th हो गया, असाइनमेंट मिलेंगे प्रॉपर वे में। जो जितने स्टूडेंट ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट आके लेके जाना चाहते हो तो वो लेके जा सकते हैं, बाकी ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन मिल जाएगा। पेंसिल का इस्तेमाल करना है, पेन का नहीं करना है, क्योंकि जब सर्दी आएंगी तो इंक आपकी फैल जाएगी, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मालूम नहीं चलेगा कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। सही कह रहा हूं मैं। फिर भी मैं पेपर बहुत अच्छा यूज करता हूं असाइनमेंट के लिए, उसमें दिक्कत आएगी नहीं वैसे तो, पर फिर भी आ जाए तो आ जाए। तो 10 में से 4 तो गए, अगली 12 में केवल 6 का ही रिवीजन करना है, क्योंकि 10 में से 4 ऐसे हैं आप लोग कभी सोल्व कर लेना, हो जाएंगे आपसे, क्योंकि उन 10 में से 4 के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने कोई अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, अलग से नॉलेज की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हुई, जस्ट सिंपल सोल्व हो गए। किससे? थ्योरी नोट्स पढ़ने से हो गए, और थोड़ा सा जानने से हो गए। उड़ा दो उनको, नहीं करना, अब करना ही नहीं है, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। मैं पहले बोल दूं आपको, पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, सुरमी का, है ना, पेंसिल मतलब सुरमी का इस्तेमाल, काट दो उनको, नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे, मैं जब सीट सोल्व करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे आपसे हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी क्वेश्चन को कर तो लेता है, लेकिन उससे क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से हो जाता है। अगर हम लोग ये लॉन्ग मेथड यूज करने लग गए तो हमारा तो कल्याण फिक्स है, फिर तो हो ही जाएगा हमारा कल्याण, डेफिनेटली हम लोग जैम से बाहर हो जाएंगे। शॉर्ट में भी काम करना है हमें, सीखना हमें दोनों तरीके से है, पूरा एनालिसिस करके भी पढ़ेंगे और शॉर्ट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ध्यान रखना, सीखने के लिए पूरा एनालिसिस करके पढ़ेंगे हम लोग, दोनों वे में पढ़ेंगे। तो 10 में से 4 तो गए, अब कितने बच रहे हैं? 6। तुम्हें लगता है कि 6 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये तो सर से पूछने ही पड़ेंगे, हमारा काम नहीं चल रहा है इनमें, तो उन क्वेश्चंस पे आप लोग डबल स्टार लगा लो। जब भी आपको रिवाइज करना है तो उन 2 क्वेश्चन को तो गारंटी से करेंगे, क्योंकि आपसे वही क्वेश्चन नहीं होंगे जो पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे,
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे ध्यान रखना। एक तो जैसे मान लो हमारा 30 पेज का कोई टॉपिक हुआ, और मान लो आपके पास में असाइनमेंट में 50 क्वेश्चन है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, पूरे टॉपिक का खेल खेलेंगे वो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्शन नहीं होगा उनका, पूरे टॉपिक से खेल खेलेंगे, और वही तुमसे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें पिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस का, नॉलेज का, जो हमने पढ़ा है उसको सीखने का भंडार है। ऐसे क्वेश्चन को कवर अप करना है हमें, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। थ्योरी में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, दुनिया भर के सवाल करवाएंगे हम लोग। बुक्स जितनी पढ़नी होगी मैं पढ़ के आऊंगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारे लिए असाइनमेंट, टेस्ट पेपर मोर देन है, और थ्योरी नोट्स बहुत है। टाइम नहीं मिलेगा भाई। चलो अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें टाइम मिल जाए। जब हमारे 2 टॉपिक हो जाएंगे और नेक्स्ट 2 टॉपिक जब चलते रहेंगे तो पसीने आ जाएंगे तुम्हारे, और घबराना नहीं है उससे। तुम्हें ना तुम्हारे परिवार में कोई ऐसे कहते हुए मिल जाएगा, लड़कियों के लिए स्पेशली, आपसे नहीं बोलेगा, आपके पापा से। क्या होगा, कहाँ जाएगी लड़की अकेली, कहाँ जाएंगे, कैसे करेगी, क्या करेगी। नहीं, पिताजी से ज्यादा टेंशन पड़ोस वाले को है। इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, समझ रहे हो ना। आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, उसमें आपके माता पिता इंक्लूड नहीं होंगे, ये कंफर्म है। अब भाई बहन को मैंने उस कैटेगरी में नहीं रखा है ना, वो अलग मामला है। बाकी ना, चाचा चाची ताऊ ताई, वो उनके बच्चे। और गलती से अगर तुम्हारा जैम में सिलेक्शन हो गया, फिर देखो तुम तो पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ होता है। बगैर पढ़ने से तो केवल बातें होती हैं, जो तुम मेरे से 3 आवर्स कंटिन्यू करवा लो बगैर पढ़ाए ना, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग कहो तो मैं 1 महीने केवल भाषण देकर के पूरा टाइम वेस्ट कर सकता हूं तुम्हारा, लेकिन नहीं, उस भाषण से क्या है कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा खून कहेगा कि ये टीचर बाहर मिल जाए बस, है ना, ऐसा होगा ना। तो वही हमें नहीं करना है, सही है, पढ़ना है हमें ना। तो जो 2 क्वेश्चन जो हमारे ऐसे थे जो पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे, 10 में से 2, वो ऐसे क्वेश्चन है हर सिचुएशन में जब भी आप लोग चीजों को रिवाइज करोगे तो। और जो टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, इनके धागे उधेड़ देना आप लोग, धागे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा लॉजिक किस कॉपी में कौन सी जगह कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है। वो तब मजा आएगा पढ़ने का, और वो चीजें तब आएंगी जब आप लोग उस पेज को प्रॉपर टाइम दोगे। रटना नहीं है, नहीं सर हम तो बता देंगे रट के, रटना नहीं है, और रटने से ज्यादा याद भी नहीं होगा, भूल जाओगे एक समय पश्चात। रटना नहीं है हमें, और ये रटने नाम वाले वर्ड से ना दूर हो जाना, सच बता रहा हूं मैं, वरना मैं बाहर फेंक दूंगा निकाल के यहां से, ठीक है। रटना नहीं है हमें, क्यों रटेंगे हम लोग जब पार ही नहीं पड़े किसी चीज की। हम लोग पता है बीएससी में हम लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं आपको ग्रेजुएशन में क्या होता है। तुम्हें लगता है कि ये नंबर क्वेश्चन है ना 20 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा, और हमसे ये याद नहीं हो रहा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा, और कन्फर्म हो गया 20 नंबर का आएगा। गारंटी है जो तुमने समझ के पढ़ा वो गलत हो जाए, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी पे है बस। लेकिन रटने वाले मामले अल्प समय के लिए होते हैं, एक समय पश्चात घूम जाएंगे तुम लोग, तो उस कैटेगरी में हमें ज्वाइन नहीं होना है। हालांकि हमारे चाहे पेपर में चाहे 1, 10, 15 नंबर कम आ जाए, नहीं सर 10, 15 तो पूरे आते हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन चीजों को ऐसे पढ़ो कि मेरे को किसी और टीचर को टक्कर दे सको बराबर की। आपके मन में होना चाहिए, देना नहीं है,
कहीं जैम में सेलेक्ट होकर मेरे पास, मेरे यहाँ से मेरे पास ही आ जाओ सर, बैठ के कंपटीशन करते हैं। ऐसा नहीं, आपको खुद को ये चीज महसूस होनी चाहिए, और मुझे विश्वास है आप लोग कर सकते हो। स्टूडेंट टीचर से अच्छे मार्क्स ला सकता है पेपर में, ध्यान रखना, और लाते हैं। टीचर चीजों को एनालिसिस करके ही एग्जाम में भी करेगा वो। तो मालूम चला उससे 1 आवर्स में 1 ही क्वेश्चन हुआ, तुमने 10 खत्म कर दिए तब तक, है ना, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वैसा है, टीचर का वैसा है। तो आप मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, मुझे विश्वास है उस चीज का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब भी चीजों को रिवाइज करो, थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ना है। और जो टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ओडी और कैलकुलस, मैंने बताया ना कैसे पढ़ना है, और दुनिया भर के क्वेश्चन करने हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां से। तो ये हमारा हो गया फिनिश, चलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन हमारा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ओडी पढ़ रहे हैं, तो ओडी पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा dy dx y x y ये चलते रहती हैं चीजें, है ना। कांस्टेंट भी आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 वर्ड डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, कि सर वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। मान लो आपका घर है ना, और आपके घर में आप 6 फैमिली मेंबर हो, उनमें से 6 में से एक दादी है। मान लो दादी, ठीक है ना, लेकिन अभी वही है तुम्हारे पास ही, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। जब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग वेरिएबल है, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो हमारे पास में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, जो चेंज हो, वेरी हो, क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। और कांस्टेंट चेंज नहीं हो, कहने का मतलब ये है अचर, ठीक है। तो हमारे पास में यहां अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, थोड़े समय के लिए लिखना चाहें हिंदी में तो लिख सकते हैं चर, लेकिन पढ़ना नहीं है हिंदी में, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं बोलूंगा हिंदी इंग्लिश में बोल दूंगा, मैं टेंशन ना ले, डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। बोल के मैं छोड़ दूंगा एक बार बस तुम्हारे समझने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 9 से 10 दिन आप लोग एनवायरमेंट में रहिए, मेरे से अच्छी लैंग्वेज बोलना सीख जाओगे तुम लोग। हमें लैंग्वेज पे ही काम करना है। एक तो हमारे पिताजी चल रहे हैं, हमने आवाज मारी ए यहां, और एक हमने आवाज मारी पापा जी यहां आइए। हाँ, अब किसमें प्यार ज्यादा बिखरेगा पिताजी का, वो तो तुम्हें पता है ना। और ऐसा नहीं कि पहले वाले में कहीं ज्यादा ही प्यार हो जाए ना, और फिर दबा के होगा जो ठीक है ना। तो लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज पे ही अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो सर हमारे पास में ए सिचुएशन कॉमन नंबर, ए सिचुएशन कॉमन नंबर और क्वांटिटी that can vary or be varied is called variable. Variable, ठीक है। डेफिनेशन को जरूर नहीं जो लास्ट ईयर लिखी मैं वो की वही चिपकाऊंगा यहाँ, ऐसा नहीं है। ये तो दिमाग है, जहां जैसी आ जाए वैसे लिख देंगे, क्या है। और वेरिएबल है ना, हम लोग मतलब काफी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो, है ना।
या फिर मेरे पास में मान लो हमारे पास में कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकती है, कोई भी ले सकते हैं, मतलब क्या होता है हमारे पास में वेरिएबल, और फिक्स ले तो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी फिर हमारे पास में। तो हमारे पास में वेरिएबल की डेफिनेशन बस लिखना एक है, बस ठीक है, हमने लिख के छोड़ दिया, बाकी हमें आ तो गया ना क्या है। अब ऐसे नहीं कि हम लोग डेफिनेशन याद कर रहे, वेरिएबल ए सिचुएशन को नंबर, ये क्या है, नहीं करनी डेफिनेशन, एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं लिखवाएगा, वो समझना है बस कि अच्छा सर ने बताया था कि वेरिएबल का मीनिंग ये होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लेते हो काफी बार एक्स वाई जेड जैसा भी है, ठीक है ना, बहुत बार आपने देखा होगा, ये कुछ भी आप लोग जो लेना चाहो। सर हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट, ये डेफिनेशन आप लोग अपने स्तर पे लिख सकते हो। अच्छा, ए सिचुएशन कॉमन नंबर और क्वांटिटी दैट कैन नॉट वेरी और बी वेरिड, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, कैन नॉट लगा लीजिएगा, आपको किसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, कांस्टेंट। तो इसका अगर एग्जांपल देना चाहूं तो सर जी हमारे पास में क्या है, 5, दुनिया की कोई ताकत इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकती। नहीं सर देखो इसको ऐसे बढ़ा दो, अभी 5 ही है भाई, 5 ही है ना, नहीं सर इसको बना दो, देखो उसने अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं की, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है तो हमारे पास में क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, हम लोग कितना भी दम लगा ले उसके अंदर वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये दो चीजें तो जनरली हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना। तो वेरिएबल हमने सीख लिया कि वेरिएबल क्या है, जो चेंज हो, जिसमें परिवर्तन संभव हो, ठीक है ना। कांस्टेंट जो फिक्स हो हमारा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, ठीक है ना, उसके पास में केवल एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और वो फिक्स रहेगी। वेरिएबल में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट। तो हमारे पास में यहाँ सर जी कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, कैन नोट लगा देना, नोट लगा देना, उसके बीच में नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, बाकी कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन मान लो, पता है जब मैं यूट्यूब पे मैं जब पढ़ाता हूं ना, सुनना मेरी बात, ये मेरा लेवल है पढ़ाने का, और लेवल मेरा 0 लेवल से कहां तक जाता है वो तो वक्त बताएगा और सिलेक्शन बताते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं ना, तो अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का अगर कोई टीचर है या कैसा भी है, तो हो सकता है कि वो सोचे कि छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये छोटी बातें नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक्चुअल में तुम्हारे स्टूडेंटों को पता नहीं होगा इन चीजों के बारे में, तो मैं देखो चीजों को सीखना है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। और सीधी सी बात है, जब हम लोग ऐसे थोड़े नहीं कि आप लोग डायरेक्ट 21 साल के पैदा हो गए होंगे, ऐसा तो नहीं है ना, तो वही हमें सीखना है, बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलना है, वही मेरा तरीका है और मैं अपने तरीके से खुश हूं। हमें पता नहीं कि कोई टीचर हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, हमें यह पता है कि स्टूडेंटों को इस लेवल पे पहुंचाना है, और लेवल पे पहुंचाने के लिए आपने गेम खेले होंगे ना, अगर लेवल अगर आपने ऊपर वाले एक साथ पे आ गए तो मतलब आप लोग धड़ाम दे नीचे गिरोगे, लेकिन अगर आप लोग जोश के साथ आए ना 1 बाई 1, फिर मैं क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती, सीधी सी बात, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोग कहीं किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हो, है ना, तो आपसे वो डिफाइन करवा सकता है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, करवा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकता, क्योंकि टिपिकल चीजें तो सब पढ़ के जाएंगे, है ना, जो काम की बात है वो, ठीक है बात। मान लो थोड़े समय के लिए आपने एमएससी किया आईआईटी से, अच्छे आईआईटी से, और आपका मन किया कि सर हमें यूपीएससी मिलना है, तो और मालूम चला आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लिए बहुत अच्छे से, धमाकेदार तरीके से, आप इंटरव्यू में गए, उसने पूछ लिया कि आप जिस तहसील में रहते हो, है ना, जिस भी तहसील में रहते हो उसके पास वाली तहसील का क्या नाम है, ये कौन कौन सी तहसील आपकी तहसील से कवर अप करती है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा भाई,
जब आप लोग अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं रखते हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या रख सकते हो? वो चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव होंगी, ठीक है ना। तो हमें छोटी छोटी चीजों को थैले में भरना है ना। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरना है, और वही करना है हमें। हमें किसी चीज को छोटा नहीं बताना है और किसी चीज को बड़ा नहीं बताना है। हम सेम लेवल से लेके चलेंगे और लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। वो छोड़ दो तुम लोग कैसे बढ़ेगा, चलेगा। अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करें, किसकी बात करें? वेरिएबल्स की, है ना। तो वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। सर एक हमारे पास में होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आगे से हम लोग इसको आई डॉट वी के नाम से संबोधित करेंगे, ध्यान रखना। अगर मैं कहीं आई डॉट वी डॉट लिख दूं तो मतलब आपको मालूम होना चाहिए। सर एक हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर हमारे पास में डी डॉट वी डॉट। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? आपका परिवार है, आपको आपके पिताजी ने पढ़ने के लिए जयपुर भेज दिया, तो ऐसे तो नहीं भगवान ऊपर से पैसे डालेगा तो मैं मिल जाएंगे। तो आप लोग बाहर रहने के लिए, पढ़ने के लिए किस पे डिपेंड हो? ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो आप लोग इंडिपेंडेंट तो नहीं होना उस सिचुएशन में, क्या हो? डिपेंडेंट हो। लेकिन पापा तो इंडिपेंडेंट है ना उस सिचुएशन में। मान लो पापा चल रहे, तुम चल रहे हो, पापा का मन किया तुम्हारे चाटा मार दिया। उल्टा मत करना, उल्टा हो ही नहीं सकता, फिर तो वो हमारी संस्कृति के कितना खिलाफ है। तुम देख लो फिर, अभी मूवी आई है आदि पुरुष, देखी होगी शायद तुमने ना। उसमें डायलॉग था कि अगर 5 आदमी मिलकर के एक काम को 30 मतलब एक मकान को 30 दिन में बनाते हैं, एक मकान को 30 दिन में बनाते हैं, तो एक आदमी उसको कितने दिन में बना पाएगा, है ना। ये क्वेश्चन किया लक्ष्मण जी ने जो उसमें किरदार निभा रहे थे। तो हनुमान जी का आंसर था एक भी दिन में नहीं। कह रहे क्यों, वो तो बन चुका। सोचा तुमने? अब ऐसे डायलॉग अगर किसी और ऐसी मतलब मूवी में जो हमारी संस्कृति के लिए कितना महत्व रखती है ना, वो मतलब ये डायलॉग का क्या काम है वहां? ऐसे इसमें ना 3-4 डायलॉग थे, 3-4 डायलॉग थे ऐसे इसमें। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यही लगा। हद हो गई। लक्ष्मण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि ये मकान बनाने वाला सिस्टम कोई रीजनिंग का या फिर कोई मैथ्स का कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे होगे तुम लोग, हाँ, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां। ये क्या है, कोई औचित्य नहीं इन चीजों का, ठीक है ना। तो हमें वैसे भी काम नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब इतना भी कचरा नहीं करके चलना है चीजों का। लेवल एक मेंटेन, लेवल को मेंटेन रखेंगे हम लोग, जो भी होगा, लेकिन आसान बनाएंगे चीजों को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू में कोई भी ले सकता हूं, मतलब आर्बिट्री वैल्यू वो एक्सेप्ट कर सकता है। डिपेंडेंट किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होगा। जरा सोच के देखो आप लोग कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है स्वतंत्र चर क्या होता है, और डिपेंडेंट का मतलब परतंत्र चर क्या होता है। आश्रित, इसका दूसरा हिंदी में नाम होता है आश्रित। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, कुछ भी ले लो आप लोग, डिपेंड दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। आपके पिताजी कहां से पैसों को इंतजाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम लोग किस पे डिपेंड हो रहे हो? क्लियर ना। तो सर हमारे पास में ए वेरिएबल इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ इट्स वैल्यू कैन बी आर्बिट्री, कैन बी आर्बिट्री मतलब मैं स्वेच्छा से कुछ भी लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और सर जी डिपेंडेंट में कैसे डिफाइन करेंगे? ए वेरिएबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल इफ इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल। डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ी ना, लेकिन हमने सीखा चीजों को कि इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। चले लिखिएगा, ए वेरिएबल is said to be independent variable if its value can be arbitrary। ठीक है ना, स्विच ले सकते हैं हम लोग। सर जी यहां पे हमारे पास में क्या आएगा? ए वेरिएबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल if its value depend on another variable ठीक है ना। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का तो ये लॉजिक खत्म होता है हमारा। कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ध्यान रखना आप लोग, समझते हुए चलना है, चीजों को अरेंज करते हुए पढ़ना है। बात क्लियर? ठीक है सर जी। अब जैसे आपको मालूम होगा, जब भी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाए जाते हैं। वो भाई साहब क्या करते हैं, आपको y की वैल्यू प्रोवाइड करता है x के कुछ टर्म्स में, करता है ना। इसका मीनिंग y किसका फंक्शन होगा? x का। तो हमसे बोलता है कि इसका ग्राफ बनाओ। हम लोग क्या करते थे, सही बताना, x की वैल्यू तो पुट करते हैं और y हमें मिलता है, और x हम लोग हमारी इच्छा से, हमारी स्वेच्छा से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्री वैल्यू इसमें ले सकते हैं। तो x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। y लेकिन y मिलेगा तो हम लोग x पुट करेंगे वहां, तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो ये चीज अब मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है, ये केवल एक लिंक जनरेट किया है मैंने, और लिंक इसलिए जनरेट किया है, अब आप लोग भूलोगे नहीं इन चीजों को, एक कन्फर्म है। और ना ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। सर इंडिपेंडेंट कुछ भी ले लो अपनी स्वेच्छा से, डिपेंडेंट जो दूसरे पे हो, ठीक है, कोई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चले यहां से आगे। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि हमारे पास में x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट, एज योर चॉइस, तुम्हारी इच्छा है। तो एक बार डेफिनेशन लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले तो लिख लिया था ना? हाँ लिखो। कहां से लिखना है? यहीं से लिखना है। टॉपिक वगैरह तो लिख लिए होंगे। एक तो ना तुम लोग मजदूरों की तरह काम मत करना। नहीं सर आप मोटिवेट करोगे ना, हर 5-7 दिन में हम तभी पढ़ेंगे, ठीक ना, ऐसा मत करना। क्योंकि मोटिवेशन दिया जाता है मजदूरों को, सीधी सी बात। कोई काम करते हैं नहीं होता है तो मोटिवेट करता है पास में खड़ा हुआ ठेकेदार, ठीक ना। वो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं ठेकेदार तो हूं नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ दूसरी बात, अगर आपने जैम अच्छे से पढ़े ना आप लोग, और आईआईटी में सेलेक्ट हो गए या कहीं भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग पढ़ रहे हो एमएससी के लिए, तो वहां तो दिक्कत आएगी आएगी नहीं, और साथ में जब नेट की प्रिपरेशन करोगे ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी। नेट क्या होता है ये वक्त के अनुसार मालूम चल जाएगा, अभी नहीं, ठीक है ना।
मालूम चला सर जी आपने तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी चीजें बता दी, है ना। वो भी नहीं करेंगे हम लोग, उतने बड़े बाबा नहीं है। लिखिएगा, सर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट क्यों लिखवाया, इसका एक प्रॉपर कारण मिलेगा। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे ना, तो आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाइड करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं, उसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स जब हम लोग करेंगे ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में हल्की सी जानकारी होना जरूरी है। लिख लिया कंप्लीट, ठीक है, बढ़ते आगे यहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पे। अब आप लोग सुनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लो हम लोग अगर 6 बुक पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं? 6। मैंने तो पढ़ रखी है, तुमने तो नहीं पढ़ रखी, मुझे तो पता ही है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 बुक में डेफिनेशन अलग है, 2 में अलग है और 1 में अलग है, लेकिन मीनिंग सेम है दोनों का, ठीक है। तो हमें वो मीनिंग के लिए काम करना है कि सर उसका मीनिंग क्या कहता है हमारा, ठीक है। पहली डेफिनेशन हमारे पास में, चलो मैं थोड़े समय के लिए आपके साथ में एक वार्तालाप कर लेता हूं। सर मान लो हमारे पास में y इक्वल टू, मेरे पास में क्या है? yx। हाँ, एक बात सुनिएगा, कल है ना मेरे पास है ना एक बच्चे का फोन आया, सुनना ना, और एक्चुअलिटी की बात है, ये कोई डायलॉग वायलॉग नहीं होते हैं। सर मुझे जैम की तैयारी करनी है, मैंने बोला कर ले, है ना, आराम से, मैं तो बैठा इसीलिए हूं, तैयारी करो। सर लेकिन है ना आपकी फीस बहुत ज्यादा है, सुनना। मैंने बोला इतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं तो और नहीं सोच रहा था, लेकिन इस बार की नहीं मैंने अभी। नेक्स्ट ईयर 25,500 मिलेगी आपको, मिलेगी, ठीक है ना, 2500 फीस मिलेगी नेक्स्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है, आपको ज्यादा फीस लग रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? नहीं सर अगर 4-5 हजार में जैम का कोर्स मिल जाए तो। फिर मैंने उसको समझाया, चलो ठीक है मैं तुम्हें 4-5 हजार में जैम का कोर्स दे देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड दूंगा। दूसरी बात, मेरा मन करेगा तो क्लास डालूंगा, नहीं करेगा तो नहीं डालूंगा। मालूम चला 2-3 बार जैम के एग्जाम हो गए, वो कोर्स ही पूरा नहीं हो पा रहा। 2-3 बार का मतलब समझ रहे हो ना। तो वो चीज यहां मेरे यहां नहीं होगी। अगर मैं आपसे पे करवा रहा हूं ना, तो उसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा, आप टेंशन ना लें। आप इनपुट डालिए, आउटपुट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ किसी कारणवश अगर दिक्कत है तो हम लोग एडजस्टमेंट देख सकते हैं हमारे स्तर पे, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर आपको पढ़ाई में कभी शिकायत मिले तो मुझे बताना, और सब कुछ मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना आप लोग। तो तुम्हारे प्राण पी जाऊंगा मैं, है ना, चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना चाहे ऑफलाइन पढ़ लेना। तुम्हें पता है लास्ट में क्या होता है, जो ऑफलाइन आते हैं ना ऑनलाइन में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? जो मेरा रूप देख रहे हो ना तुम अभी, इतना प्यारा सा नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, जब मैं पढ़ने के लिए तुम्हें परेशान करूंगा ना, तब
लेकिन जरा सोचो, मैं पढ़ने के लिए परेशान क्यों करूंगा? तुम्हारे लिए ना। हाँ, मेरा फायदा तो है ही है। पहला फायदा फीस का था, दूसरा फायदा रैंक का है। रैंक आती है तो आपके साथ हमारा नाम तो होता ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फायदा तो है, फायदे के लिए इंसान काम करता है, मैं तो उसी के लिए कर रहा हूं। अब मान लो मैं तुम्हें इतना काम मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम्हें मतलब तुम लोग ढंग से सो नहीं पा रहे हो, 4-5 आवर्स की नींद आ रही है, तो 2-3 महीने अगर तुम लोग 4-5 आवर्स सो लोगे तो क्या मर जाओगे क्या? नहीं ना। जेम की एग्जाम देकर के, बीएससी के एग्जाम देकर के 1.5-2 महीने अच्छे से सोना, फिर नहीं सोओगे तुम लोग, फिर नींद नहीं आती है। अब पता नहीं ऐसी क्या समस्या है कि एग्जाम टाइम पे नींद आती है, और जब हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रहता है तो ही नींद ज्यादा आती है। ऐसा मेरे समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है। नहीं, अगर आपके घर में अगर एनवायरनमेंट है पढ़ने का तो ठीक है, आप लोग पढ़िए। ये लाइब्रेरी लाइब्रेरी तो भैया अब चली है यार। हाँ, आजकल के बच्चे तो पढ़ते लाइब्रेरी में हैं, घर पे तो पढ़ाई नहीं होती है। मालूम चला 6,000 रुपए का तो रूम ले रखा है, 1,000 रुपए लाइब्रेरी के हैं। इससे अच्छा रोड पे रह लो, एक तंबू तान लो। क्यों दे रहे हो तुम लोग? सुबह से शाम तक तुम लोग लाइब्रेरी में रहते हो। हाँ, क्या रूम पे करते क्या हो जो तुम 5-6 हजार रुपए देते हो? रूम में अगर 2 कैंडिडेट हैं तो आप लोग अच्छा पढ़ सकते हो, वहां भी ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स होकर के। कपड़े कैसे पहने हो तुम देखो तुम्हारे हिसाब से। लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं, एक तो हमारे कपड़ों का ध्यान रखा जाता है ना। तो उसमें देखो, मैं तो मेरी कह देता हूं, मेरा तो जब मन करता है तब पढ़ते हैं, जब मन करता है सोते हैं, है ना। और सोने के लिए 1 किलोमीटर की जगह चाहिए, सीधी सी बात। और पढ़ने के लिए भी 1 किलोमीटर की जगह चाहिए। मैं जब भी पढ़ता हूं ना, मेरे पास वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे। अगर मैं ओडी पढ़ रहा हूं ना, तो जितनी किताबें हैं ना मेरे पास ओडी की, सब वहीं मिलेंगी, वो सर्किल में मिलेंगी सब, चाहे काम आए चाहे। पता नहीं कौन सी बुक किस टॉपिक में किस जगह काम आ जाए, वही हमें लेना होता है, ठीक है ना। ये जो असाइनमेंट देते हैं, ये जो पढ़ा रहे, तुम्हें क्या लगता है मुंह उठा के आगे पढ़ाने लग गए क्या? बहुत मेहनत लगती है भाई, असाइनमेंट बनाने में पढ़ाने से ज्यादा मेहनत लगती है टेस्ट पेपर बनाने में। कल भी मैंने बताया होगा आपको कि टेस्ट पेपर में मान लो आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और क्वेश्चन में आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी कैलकुलेशन आपसे गलत हो गई, मान लो प्लस की जगह माइनस, उसका आंसर भी वहां मिलता है। और उस तरह से हमें ऑप्शन डिजाइन करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सर ने कहीं किताब से टिप टाप के, हाँ वो चीजें होती हैं, इतने भी मान नहीं है कि सारे क्वेश्चन खुद ही बना दे, सीधी सी बात है। क्योंकि तुम्हें पता होगा जो भी क्वेश्चन आते तो किसी न किसी बुक से ही हैं, हमें उनका चयन करना है, तुम लोग नहीं कर सकते। अगर मैं 7-8 बुक से अगर ओडी की सीट तैयार करता हूं, इस बार सीट ओडी की सीट रिवाइज होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम लोग 7-8 बुक से क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप लोग 7-8 बुक्स नहीं पढ़ सकते भाई ओडी के लिए, वो आपके लिए विश्वासघात होगा। फिर मान लो मैं तो कह दूंगा, लाइन लगा दूंगा यहाँ, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसी बुक बता दूंगा जिसका ओडी का कोई काम ही नहीं है, जेम के लेवल का, मैं तो बता के चला जाऊंगा, तुम लोग लेके आ जाओगे, और मालूम चलो उनकी पूजा हो रही है सुबह शाम, पढ़ते नहीं है, पता है मुझे। उतना ही करो जितना मैं बोल रहा हूं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा ये विश्वास रखिए आप लोग, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो सर बात हो रही थी हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपने बीएससी में पढ़ा होगा हल्का सा कि y इक्वल टू वाई एक्स हम लोग dy अपॉन dx करते हैं। मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता हूं, मेरा मन किया मैंने बना दी, हाँ ऐसे ही। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसकी डेफिनेशन को 2 से 3 टाइप में क्लासिफाइड कर सकता हूं।
लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। तो सर पहले डेफिनेशन क्या है बेटा? ये एक इक्वेशन है, आपके अकॉर्डिंग सर बराबर लगाया मतलब इक्वेशन है। तो सर ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। तो ये एक रिलेशन प्रोवाइड करती है, संबंध, रिलेशन किस किस के बिटवीन। अगर y इक्वल टू वाई एक्स में लेके चलूंगा तो x क्या है? इंडिपेंडेंट, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सर x है, y है, और y के डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। मैं उनको बोलूंगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक, ठीक है ना। ये बात डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हो आप लोग, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, अलग अलग होता है, अलग अलग बातें करता है। तो सर अगर मैं इसको बोलना चाहूं एन इक्वेशन विच इज प्रोवाइडेड रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग x, डिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारे अकॉर्डिंग y, हम लिखेंगे नहीं वहां y, कुछ भी हो सकता है भाई, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dy अपॉन dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, कुछ भी डेरिवेटिव्स हो सकता है। डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल के स्थान पर मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, dy अपॉन dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, डॉट डॉट हमारे पास में हुआ है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना ना। अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो मैं ऐड और कर सकता हूं कि फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, e की पावर x क्या है? x का फंक्शन है। अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। मैं तो सिखा रहा हूं तुम्हें कि मान लो आपने कोई बुक उठाई, अभी नहीं, बाद में जब आप लोग नेट वगैरह रिसर्च कर रहे होंगे कहीं, तब तो मेरे ऊपर उंगली ना उठे उसके लिए। अच्छा ये बात तो हमको सर ने पहले बता दी कि 2-3 वे में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 और 3 वेज। लिखेंगे तो एक ही ना, समझने में तो क्या जा रहा है हमारा। तो डेफिनेशन दे दूं तो कोई भी इक्वेशन हमारे पास में जो किस किस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स व्हिच आर एज लाइक dy upon dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, डॉट डॉट, आप लोग उस तरह से करो। अगर और उसमें और कुछ फेरबदल करना चाहो तो लिख सकते हो, एंड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब एक ही है, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, ठीक है ना। आप लोग बना सकते हो। आप चले an equation which is provided relation between independent variable comma dependent variable and derivatives of dependent variable, derivatives of dependent variable। ओब्लिक करके अगर आप लोग लिखना चाहो तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लिख सकते हो। इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी की स्पेलिंग में अगर कुछ वर्ड एक आध में खा जाता हूं तो उसको आप नजरअंदाज कर देना, ठीक है ना। मैं जानबूझ के भी खाता हूं और कई बार मेरे को आती भी नहीं है, दोनों चीजें। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसी बात नहीं कि आती नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये भी हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कौन सा? पार्शियल, है ना। क्लासिफाइड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ही होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप क्या क्या है। जो टाइप होंगे वो टाइप ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होंगे, उसी के बेस पे होंगे। क्या लिख लो इनको, बस ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा नहीं है। टॉपिक ऐसे तैयार करने हैं बस मजा आ जाए, और मनोरंजन के साथ पढ़ना है चीजों को, प्रेशर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी तो चलो मान लो 1-1.5 आवर्स क्लास चलेगी तुम्हारी, लेकिन आगे तो 3-3 आवर्स भी चलेगी ना। तो जब तक एंजॉयमेंट के साथ नहीं पढ़ोगे फिर वो तुम्हें बोरिंग फील होगा। और मैं हमेशा कॉमेडी करूं ये भी जरूरी नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम लोग कल से क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कम पढ़ेंगे थोड़ा सा। एनवायरनमेंट में ढल जाओ, यहाँ नहीं, एनवायरनमेंट में ढल जाओ, जयपुर में क्या क्या हो रहा है। नहीं, 1-2 दिन घूम लो, सहेलियां बना लो, आप लोग दोस्त बना लो, बनाओ दोस्त, जरूरी है भाई। पीछे में और भी तो होंगे ना लोग बाग, वो जरूरी है चीज़ें। क्योंकि कल के दिन मान लो आपकी कुछ भी हेल्थ इश्यू होता है तो फिर कौन साथ देगा? पिताजी तो आ नहीं सकते इतनी दूर से एंड टू एंड। ठीक है, कल मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।